नमस्कार मित्रों, मनोज गुरु एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक विशेष टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि। उसको लेकर के कुछ चर्चाएं करेंगे, जानेंगे। मूलतः आज की वीडियो में हम भाषा टॉपिक को पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, कैसे बनी, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके भेद कितने हैं। इस बात को लेकर के हम जानकारी लेंगे। कक्षा 12 का विशेष टॉपिक है, व्याकरण का प्रथम टॉपिक आता है ये। तो आज हम जानकारी लेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या है, तो हमारा टॉपिक है भाषा। ध्यान रखें, इसमें से दो प्रश्न हमेशा आते हैं, अधिकतर पूछे गए हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति तथा भाषा की उत्पत्ति। तो ध्यान रखें, भाषा शब्द की उत्पत्ति प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति, और एक प्रश्न है भाषा की उत्पत्ति, दूसरा प्रश्न है भाषा की उत्पत्ति। दोनों के अलग अलग आंसर होंगे। समझने का आपको फर्क पड़ेगा कि भाषा क्या है। तो ध्यान रखें, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से होती है। धातु, कई बार बच्चे समझते हैं धातु और क्रिया एक है। नहीं, आप ध्यान रखें, धातु अलग है, क्रिया अलग है। अगर हम जैसे जाना है, इसको अगर स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो ये धातु है, परंतु इसी का वाक्य में प्रयोग कर दिया तो यह क्रिया बन जाता है। तो ध्यान रखें, स्वतंत्रता धातु कहलाती है, वाक्य में प्रयोग होने के बाद वह क्रिया कहलाएगी। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से होती है, और जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा शब्द का अर्थ बोलना होता है, न कि भाषा का अर्थ। भाषा की उत्पत्ति होती है मानव के विचारों से। अब आप मानव के विचारों से भाषा की उत्पत्ति हुई, वो कैसे हुई? तो समझिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, एक समाज में रहने वाला प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी मानव। ऐसे प्राणी को अपने विचारों को समझने या समझाने हेतु, अपनी आवश्यकताओं को दूसरों को बताने हेतु, उसकी बातों को समझने हेतु उसे एक माध्यम की आवश्यकता पड़ी। और ऐसे सामाजिक प्राणी ने, ऐसे मानव ने अपने विचारों को समझाने के लिए जिस माध्यम की खोज की, वह माध्यम शब्दगत माध्यम था। वह सप्तगत माध्यम की खोज की, जिससे हमने क्या निर्माण किए? भाषा। तो भाषा की उत्पत्ति तो मानव के विचारों से हुई। मानव के विचारों का आदान प्रदान करने की जब आवश्यकता पड़ी, तब भाषा की उत्पत्ति हुई। परंतु भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से होती है। ये विशेषता हमें ध्यान रखने हैं। अब आगे हम देखेंगे भाषा के पक्ष क्या है, भाषा के क्या भेद है। तो ध्यान रखें, समझेंगे कि भाषा के भेद क्या हैं, भाषा के प्रकार कितने हैं, भाषा के पक्ष कितने हैं। तो भाषा के मूलतः दो प्रकार हैं। पहला होता है मौखिक भाषा। नोट डाउन करते रहें आप। पहले है मौखिक भाषा, उसके बाद आती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ध्यान रखें, मौखिक भाषा का संबंध मानव मुख से है और मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनियों से है। मानव जब अपने मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनियों का प्रयोग अपने विचारों को समझने या समझाने हेतु करेगा, तो ध्यान रखें वह भाषा मौखिक कहलाएगी। और जब मानव अपने विचारों को समझने हेतु लेखन का प्रयोग करेगा, लिखने का प्रयोग करेगा, तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाएगी। तो तीनों को एक साथ समझते हैं हम। भाषा मानव को अपने विचारों को समझने अथवा समझाने हेतु जिस माध्यम का प्रयोग करना होता है वह माध्यम भाषा कहलाती है। तो भाषा सबसे पहले एक माध्यम है। मानव अपने विचारों को समझने अथवा समझाने हेतु जिस माध्यम का प्रयोग करता है, वह माध्यम भाषा कहलाती है। अर्थात मानव को अपने विचारों के आदान प्रदान करने हेतु, विनिमय करने हेतु, जिस परिवहन हेतु जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ी, वह माध्यम भाषा है। उसी प्रकार मौखिक भाषा, जब मानव अपने विचारों को, अपनी आवश्यकताओं को मौखिक ध्वनि द्वारा समझाता है, तो मौखिक भाषा कहलाती है। और जब मानव लिखित रूप में जब अपनी आवश्यकताओं को समझाता है तो लिखित भाषा कहलाती है। इन तीनों को आप समझ लें। अब एक प्रकार आता है पशु पक्षियों की आवाज़ें आती हैं, पशु पक्षी हैं,
इनकी जो ध्वनियाँ हैं वो गूंगे बहरे जो लोग हैं, गूंगे बहरे लोग हैं, ये सभी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सभी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे हम भाषा नहीं मानते। ध्यान रखें, भाषा का यह तीसरा पक्ष नहीं है। कई जगह इसे भाषा का तीसरा पक्ष बताया जाता है, परंतु संवैधानिक तौर या किसी भी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सांकेतिक भी कोई भाषा होती है, अर्थात हम इसे भाषा नहीं मान सकते। कहीं पर भी सांकेतिक भाषा का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु ऐसे लोग जो बोलने और लिखने में सक्षम नहीं है वो अपने संकेतों का, अपने इशारों का प्रयोग केवल अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु करते हैं, न कि भाषा के उच्चारण या लेखन हेतु। अतः हम भाषा सांकेतिक को भाषा के दर्जे में नहीं रखते। अब हम आगे देखेंगे कि भाषा की इकाइयाँ क्या हैं और विशेषता आप ध्यान रखें, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे। हम भाषा से संबंधित आपको कुछ इमेजिंग फैक्टरों के बारे में आपको जानकारी देंगे, आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी देंगे। अब हम पढ़ेंगे भाषा के तत्व क्या हैं, भाषा की इकाइयाँ क्या हैं। भाषा के तत्व, इन्हीं को हम इकाइयाँ भी लिखते हैं, इन्हीं को हम भाषा की इकाइयाँ लिखेंगे। ध्यान रखें, भाषा के तत्व क्या है, भाषा की इकाइयाँ क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है ध्वनि। ध्यान रखें, ध्वनि क्या है, तो मौखिक रूप से, अर्थात मौखिक भाषा में प्रयोग होने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किस रूप में, मौखिक भाषा के रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि मानव मुख से उच्चारित होने वाला प्रत्येक आवाज़ जिसे हम कह सकते हैं वह ध्वनि है। प्रत्येक श्वास हमारी ध्वनि होता है। उसके बाद वर्ण आता है, यह वर्ण लिखित भाषा के तौर पे, लिखित भाषा के तौर पे सबसे छोटी इकाई है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेखन की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा आधारभूत तत्व है लिखित रूप से। मौखिक रूप से ध्वनि, लिखित रूप से वर्ण। ध्यान रखें, अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो ध्वनि है, वहाँ वर्ण नहीं होगा, परंतु लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब आगे आता है हमारे शब्द। ध्यान रखें, इन्हीं वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक मीन्स अर्थ, वर्णों के समूह का कोई अर्थ होना चाहिए तभी वह शब्द कहलाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे हमने वर्ण ले लिए, क ले लिया, मैं, ले, ये 3 हमने वर्ण लिए और इन तीनों को हम एक समूह बनाते हैं। और यदि हम लिखते हैं मलक तो इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात यह शब्द नहीं है, परंतु हमने अगर इसको कमल लिखा तो इसका अर्थ है सरोवर का फूल, या हम पंकज कह सकते हैं, तो इसका अर्थ है, अर्थात यह शब्द है। तो वर्णों का समूह तो हो परंतु सार्थक हो, अर्थात उसका अर्थ होना चाहिए, तो वह शब्द कहलाता है। अब एक समस्या और आती है, कई बार पूछा जाता है कि अक्षर क्या है। कई कोचिंगों में, इंस्टीट्यूटों में बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं जो गलत पढ़ाते हैं, वो वर्ण और अक्षर को एक बताते हैं अथवा उल्टा बताते हैं। कई इसकी परिभाषा देते हैं कि जिसका क्षरण नहीं हो सके, क्षर यानी हानि होना, क्षर यानी टूटना, और जो टूटे नहीं वो कहलाता है अक्षर। उनके अनुसार होता है कि हलंत क, हलंत ख, इसके इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे का है, का टुकड़ा हो सकता है, क धन ए, आ के भी टुकड़े हो सकते हैं, ए धन ए, तो वो इन तीनों को अक्षर कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं वर्ण क्या है, तो पूरे तो स्वर प्लस स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये विशेषता हमें ध्यान रखनी है, स्वर और स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात क्या है, इसमें अगर ए जुड़ा हुआ है तो यह वर्ण नहीं है, अगर हम इसको हलंत कर दे तो वर्ण है। तो विशेषता आपको ध्यान रखना है, और विशेषता आप ध्यान रखें कि अगर हलंत कोई व्यंजन है तो वह वर्ण है, न कि अक्षर। अक्षर क्या होता है, एक ऐसी ध्वनि जिसे एक आघात में बोला जाए, एक साथ बोला जाए, जिस पर एक ही घात लगे। जैसे हाँ, इसको एक साथ बोल सकते हैं, ना एक साथ बोल सकते हैं, क, टे, पे, इनको हम एक साथ बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है,
ये सब अक्षर हैं, न कि वर्ण। वर्ण होंगे स्वर रहित व्यंजन। 3 बातें हमने समझी। इसके बाद में इसके और 2 तत्व बनते हैं, उन तत्वों की भी हम अभी जानकारी लेंगे। अब आप आगे देखिए, आपके टॉपिक आते हैं, आपने कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। कक्षा 12 में टॉपिक है पद। ये चौथी इकाई है इसकी। पद क्या है? आप पढ़ते हैं पद परिचय। जब शब्द प्रयोग वाक्य में हो जाए तो यह वाक्य हमेशा ध्यान रखना पद बन जाता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होगा तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद बन जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, शब्द के साथ परसर्ग लगा दो, शब्द के साथ परसर्ग जुड़ते ही वह पद बन जाता है। जैसे शब्द के साथ परसर्ग जोड़ा, परसर्ग क्या होते हैं समस्या ये आती है, तो कारक चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है। आप जानते हो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है। जब शब्द के साथ इन कारक चिन्हों को जोड़ा जाता है तो पद बन जाते हैं। जब ऐसे पद और ये शब्द मिलकर के एक क्रम में, एक उचित क्रम में एक नई रचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है? तो शब्द तथा पदों का उचित क्रम। शब्द तथा पदों का उचित क्रम क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इनका क्रम कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। गलत होंगे तो वह वाक्य नहीं होगा। और वाक्य को ही भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहते हैं। सबसे बड़ी इकाई कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, मौखिक रूप से भी ध्वनि, लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य कहलाती है। अब आप आगे देखेंगे, अब हम बात करेंगे कि हमारी भाषा क्या है, भाषा विभाषाएं क्या होती हैं, ये सभी अभी हम बात करेंगे। आगे आता है, आपके टॉपिक में जोड़ा गया है भाषा और बोली, इन दोनों में क्या अंतर है या क्या फर्क है। तो आपको ध्यान रखें, भाषा का क्षेत्र है वह व्यापक होता है, अर्थात बहुत बड़ा होता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होगा, जबकि बोली का जो क्षेत्र है वह सीमित होगा। इसका क्षेत्र कैसा होगा? सीमित क्षेत्र में बोली बोली जाती है, जबकि व्यापक क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। और इसके रूप में कहावत भी प्रसिद्ध है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, अर्थात हर 10-12 किलोमीटर के बाद में व्यक्ति की बोली बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है। शब्दों का प्रयोग क्रम, अनेक नए शब्दों का निर्माण होता है, अनेक नए शब्दों का प्रयोग होने लगता है। अर्थात बोली बदलती रहती है, भाषा बदलती रहती है, और बोली का क्षेत्र सीमित है, भाषा का क्षेत्र व्यापक है। भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध का पता लगाती है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं है। उसी प्रकार से एक और बात होती है, भाषा में आपको साहित्य रचना मिलेगी, साहित्य लिखा गया है, जबकि बोली में कोई भी साहित्य नहीं है। बोली में साहित्य नहीं है, भाषा में साहित्य है। और मूलतः यही अंतर होते हैं इनके अंदर। भाषा की अपनी एक लिपि भी होती है, जबकि बोली की विशिष्टता कोई लिपि नहीं है। लिखी जाती है, ऐसा नहीं है लिखी नहीं जाती, परंतु विशिष्टता इसकी कोई लिपि नहीं है। जैसे हिंदी को अपन देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो बोली को हम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी किसी में भी लिख सकते हैं, परंतु विशिष्टता इसकी कोई लिपि नहीं है। अर्थात भाषा का क्षेत्र व्यापक है, व्याकरण मिलती है, साहित्य मिलता है, लिपि मिलती है। बोली का क्षेत्र सीमित है, व्याकरण नहीं है, साहित्य नहीं है, लिपि नहीं है। यह बोली और भाषा में अंतर हो गया। बोली बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी, सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी, जबकि भाषा एक बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाएगी। अब आती है हमारी भाषा क्या है। तो हम हिंदी बोलते हैं, तो छोटा सा है जो कहीं नहीं बताया जाता, मैं बताता हूँ आपको। हिंदी का विकास, हिंदी का विकास, हिंदी का विकास समझे। सबसे पहले प्राचीन समय में हमारे यहाँ बोली जाती थी वैदिक संस्कृत। सबसे पहले हमारे वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का प्रयोग हुआ, निर्माण हुआ। वैदिक संस्कृत से क्या बनी? लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत ऐसी संस्कृत जिसमें वेदों का निर्माण हुआ, और लौकिक संस्कृत ऐसी संस्कृत जिसमें लोगों ने अपनी भाषा में जिस संस्कृत का प्रयोग किया। तो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी। उसके बाद में एक भाषा आई पाली। पाली भाषा के बाद में एक पाली भाषा से निर्माण हुआ प्राकृत भाषा का। तो आपको ध्यान रखना है, वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद वैदिक से बनी लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली,
पाली से बनी पाली, प्राकृत, प्राकृत से बनती है हमारे अपभ्रंश। अपभ्रंश, एक भाषा बनी अपभ्रंश। ये प्राकृत का एक बिगड़ा रूप है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में एक भाषा बनाई हमने खड़ी बोली, और खड़ी बोली से हमने एक भाषा का निर्माण किया जो थी हिंदी। तो हिंदी का निर्माण क्रम हमें याद रखना है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से बनती है अपभ्रंश, अपभ्रंश से खड़ी बोली, और सातवें क्रम पे आती है हिंदी। तो हिंदी का निर्माण कैसे हुआ ये याद रखना है कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनती है, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से खड़ी बोली बनी, खड़ी बोली से हिंदी बनी, और यही हिंदी हमारी भारत की राजभाषा बनी, हमारी भारत की राजभाषा। क्लियर है? अब मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि आप वीडियो देखते रहें, आपको लास्ट में एक अमेजिंग फैक्ट मिलेंगे जो बड़े बड़े कंपटीशनों में, बड़े एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं हमारी भाषा को लेकर के, और वो मैं आपको बताऊंगा। अधिकतर कई जगह पढ़ाया जाता है हिंदी हमारी, पहली बात तो राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा। कई जगह आपको बताया जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा है ही नहीं, ये हमारी राजभाषा है। राजभाषा कौन सी होती है? वह भाषा जिसमें हमारे कार्यालयों, ऑफिस या बड़े मंत्रालयों का कागजी लेन देन होता है या कागजी व्यवहार जिसमें किया जाता है, वह भाषा हमारी कहलाती है राजभाषा। ये हमारी कार्यालयी भाषा भी है। और ये राजभाषा कब बनी तो हमें याद रखना है, 14 सितंबर 1949 को इसे हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, जो कब बनी? 14 सितंबर 1949। उसी प्रकार से 14 सितंबर, इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसके तहत? तो आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 343 क के तहत, अनुच्छेद 343 क के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं संवैधानिक उल्लेख। तो ध्यान रखें संवैधानिक उल्लेख क्या क्या है। तो संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है, हिंदी का उल्लेख किया गया है। और संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन्हीं 22 भाषाओं में से एक हमारी हिंदी का भी उल्लेख है। तो संवैधानिक उल्लेख क्या है ये हमें याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी का उल्लेख है। और संविधान की अनुसूची 8 में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है, उन 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। ये अमेजिंग फैक्ट है जो किताबों में नहीं है, सामान्यतः किताबों में नहीं मिलते हैं, परंतु हमें याद रखने हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा बनी अनुच्छेद 343 के तहत। कब बनी? 14 सितंबर 1949 को बनी। और इसी कारण 14 सितंबर को हमारे यहाँ हिंदी दिवस मनाया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक संविधान में हिंदी का उल्लेख किया गया है। संविधान की अनुसूची 8 में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन्हीं 22 भाषाओं में एक हिंदी का उल्लेख किया गया है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही। अगली वीडियो में हम लिपि और व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। ये भी आपके टॉपिक है, 2 नंबर का टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।